नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब। आइए सुनते हैं अमृता प्रीतम द्वारा रचित उपन्यास पिंजर का अंतिम भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। और जो उनका पत्र ना आया, मेरा दिल गवाही देता है लाजो, तेरा भाई अवश्य पत्र लिखेगा। दिन पर दिन बीतते गए, भोर होती सांझ होती, न लाजो की खबर घर के बाहर निकली, न लाजो के घर वालों की कोई खैर खबर आई। वैसे पूरो और लाजो हर घड़ी साथ रहती थी। रात को जब उनकी आंखों में नींद घुल जाती, दोनों की आंखों में सपने बिखर जाते थे। मुंह अंधेरे उठकर वे बातें करने लगती, सपनों शकुन अपशकुन विचारती। कितनी ही बार लाजो चूल्हे में से कोयला निकालकर धरती पर लकीरें खींचने बैठ जाती। कभी सगुन कभी शुभ निकलता, कभी अशुभ। कभी बातें करते लाजो की आंखों से आंसुओं की धाराएं बह निकलती। कभी वह पूरों के बच्चों के साथ खेलकर अपना जी बहला लेती। वैसे लाजो के मन में प्रायः निराशाजनक बातें ही उठा करती थी। उसे आशा नहीं थी कि कभी कोई उसकी खबर लेगा, पर पूरों के मन को अंदर से न जाने कौन बढ़ावा देता था कि किसी दिन चुपके से कोई आ पहुंचेगा, किसी दिन अचानक ही कोई खत पत्र आ जाएगा, लाजो के दिन फिर फिरेंगे। पूरों ने अपनी ओर से लाजो का आतिथ्य सत्कार करने में कोई कसर न उठा रखी थी। वह सोचती थी कि लाजो थोड़े दिनों के लिए धरोहर के रूप में उसके पास है, फिर शायद वह उससे कभी न मिल सकेगी, कभी न देख सकेगी। और कौन उसके घर रहने को आएगा, कौन उसे मिलने को आएगा। उसके अपनों से लाजो को ही उसके घर की पहली और आखिरी अतिथि थी। दिन के प्रकाश में लाजो ने कभी ड्योढ़ी न लांघी थी। रात के अंधकार में लाजो का रहस्य सुरक्षित रखा था। पर गांव के डाकिये ने 3 पैसे वाला कार्ड भी उसके आंगन में न फेंका। लाजो और पूरो के चेहरे पर चिंता की रेखाएं दिखने लगीं। लाजो के मन को केवल एक संतोष था कि पूरो और रसीद ने कभी उसे जी छोटा न करने दिया। पर सारा सारा दिन छिपे हुए दुबके हुए लाजो सोचती कि पहाड़ जैसी उम्र उसके सिर पर लटक रही है, उसका क्या होगा। पूरो का किसी से बहुत आना जाना नहीं था। लाजो पिछली कोठरी में ही उठती बैठती थी। दोपहर को कभी कभी दोनों जनी बाहर का कुंडा लगाकर चरखा काटने बैठ जाती थी। दिन बीत जाता था पर उनकी चिंता न बीतती थी। जाड़ा बीत चुका था, फागुन का भी पिछला पक्ष आ गया था। पानी में ठंड न रही थी। एक दिन ढलती दोपहरी के समय जब रसीद ड्योढ़ी लांग कर घर आया तो लाजो और पूरो को देखते ही उसकी आंखें डबडबा आईं। सहमी हुई दोनों उसके पास आईं। कई मिनट तक कुछ न बोल सका। लाजो को लग रहा था कोई उसके कलेजे को बाहर खींच रहा है। उसे एक ही डर था, कहीं रत्तोवाल की बुढ़िया और उसके बेटे को लाजो का पता न चल गया हो, वे उसे जबरदस्ती घसीट कर ले जाएंगे। पता नहीं पूरों पर क्या बीते। रसीद चारपाई की पट्टी पर बैठ गया। कुर्ते की बाह से दोनों आंखें पोंछकर उसने लाजो की पीठ पर प्यार से थपकी दी। उसके हाथों में वही ममता थी जो एक पिता को लड़की को ससुराल भेजते समय होती है। रसीद का दिल भर आया। उसने अपने को थाम कर कहा, आज रामचंद आया है यहाँ। लाजो और पूरो एक साथ बोल उठी, हाँ, साथ में हिंदुस्तान पुलिस के कुछ सिपाही भी हैं, कुछ पाकिस्तान के लोग इसी तरह गांवों और शहरों में खोई हुई लड़कियों को ढूंढ रहे हैं। रामचंद मुझे अकेले में मिला था, रसीद कह रहा था। सचमुच मुझे लेने आए हैं? लाजो ने पूछा। पगली कहेंगी, और यहाँ क्या करने आए हैं? रसीद ने कहा। पूरो अभी चुप बैठी थी। उसे अपने अंतर में एक अजीब खुशी का अनुभव हो रहा था। उसका विश्वास सत्य हुआ। वह जानती थी रामचंद आएगा। वह जानती थी उसकी भाभी अपने ठिकाने पहुंच जाए। क्या अकेला आया है? लाजो ने पूछा। रसीद समझ गया कि लाजो के इस प्रश्न का क्या अर्थ है। बोला, हाँ, अभी तो अकेला ही आया है, पर तू चिंता न कर, तेरे घर के सब तुझे सिर आंखों पर बिठाकर ले जाएंगे। लाजो के मन को कुछ धीरज हुआ। तेरा नाम सुनकर, तेरी खबर सुनकर रामचंद्र रोता रहा। उसके आंसू किसी तरह थमते न थे। मेरा जी भर भर आता था। रसीद की आंखें फिर भर आईं। लाजो और पूरो रोने लगीं। मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा बुझा दिया है। आज तुझे यहाँ पर इसी तरह दे देने से सारे गांव को खबर हो जाती। कौन जाने बात रत्तोवाल तक भी पहुँच जाती। मैंने उनसे कहा है कि तुम वापस लाहौर चलो। मैं लड़की को लेकर लाहौर पहुँचता हूँ।
वहाँ तुम्हारे हवाले कर दूंगा। यह अच्छा किया, पूरो ने कहा। हम वहाँ आज से 5वें दिन पहुँचेंगे। तब तक वह अमृतसर से पूरो के भाई को भी बुला लेंगे। मैंने सोचा एक बार पूरो भी अपने भाई से मिल लेगी। रसीद लाजो की पीठ पर हाथ फेरता हुआ कह रहा था। पूरो की रुलाई निकल गई। लाजो ने पूरो की गोदी में सिर रखकर उसे अपने से चिपटा लिया। दोनों एक दूसरे में खोई हुई थीं। लाहौर का रास्ता मुश्किल से कोई 1.5 दिन का था। यहाँ से चलने में अभी पूरे 3 दिन बाकी थे। अगले दिन पूरो ने बेसन मंगवाया, इकट्ठा किया हुआ मक्खन निकाला, बादाम और मेवा डालकर पूरो दिन भर लड्डू बनाती रही, जैसे लड़कियों को ससुराल विदा करते समय किया जाता है। पूरो ने एक रेशमी जोड़ा निकाला। लाजो को बार बार अपने गले से लगाती, बार बार उससे मिलकर रोती। फिर पिछले 4 दिन से पूरो के मन में अनेक प्रकार के विचार उठ रहे थे। उसकी रातें सोचते सोचते बीती थी। पूरो अपने मन में निश्चय करती, मैं लाजो से कहूँगी, मेरी माँ से जाकर कहना, मेरी माँ को जाकर यह बताना, उससे कहना एक बार मुझ जीती का मुंह तो देख ले। सोचते सोचते पूरो का गला भरा था। सोचते सोचते फिर पूरो को कहने के लिए बहुत कुछ सोचता। सोचते सोचते फिर पूरो के मुंह से एक बात भी ना निकलती। लाजो को अपने भाई और अपने पति को देखना बड़े ही अचरज की बात जान पड़ती थी। ऐसी ही जैसे कोई मरकर अगली दुनिया में बिछड़े हुए लोगों से मिलने की उम्मीद रखता। यद्यपि लाजो को अपने घर वालों से बिछड़े हुए 5-6 महीने ही हुए थे, उसको लगता था एक बार मरकर इस धरती पर जीवित हो गई है। सारे रास्ते दोनों का मन हिचकोले खाता रहा। पुलिस के पैरे में जब वे मिले, लाजो से अपनी पलकें उठाए न उठती थी। पूरो ने अपने भाई की ओर देखा। मिलन की इस घड़ी के एक ओर चीरकाल का बिछोड़ था, मिलन की इस घड़ी के दूसरी ओर असीम बिछोड़ दिख रहा था। किसी के भी आंसू थमने में न आते थे। मर्द मांसों का जिगरा भी टूट गया था। होनी का जो यह पहाड़ उन पर टूट पड़ा था, उसके आगे किसी से कुछ पूछना ना रह गया था। रो रो कर उन्होंने अपने हाथ भिगो लिए। सुनना जी, कभी भूल से भी लाजो का निरादर न करना, सबसे पहले पूरो बोली। लाजो के पति का मुंह नीचा था, लाजो के भाई का मुंह नीचा था। पूरो हमें लज्जित न कर, लाजो के भाई ने कहा। लाजो का पति कुछ न बोल सका, शायद वह कुछ सुन भी ना सका था। आज उसने केवल अपनी खोई हुई पत्नी ही नहीं देखी थी, बल्कि उसने अपने होश संभालने से पहले की खोई हुई अपनी बहन को भी देखा था। बरसों से उसके दिल में एक आग सुलगती रही, जिसकी एक चिंगारी उसने रसीद हर के खेत में लगा दी थी, जिससे सब कुछ जलकर राख हो गया था। अनेक वर्षों से वह उस राजकुमारी की कहानी के संबंध में सोचता रहा था, जिसे एक दैत्य चुरा कर ले गया था, और फिर पूरे देश का एक राजकुमार उसे अपने जादू के तीरों के बल पर छुड़ा कर लाया था। छुटपन में बार बार साधु संतों से जादू के बेतीर मांगे थे। बड़े होने पर पूरो के ध्यान से वह व्याकुल हो उठता था। आज वर्षों की खोई हुई पूरो उसकी आंखों के सम्मुख बैठी थी। इस घड़ी वह भूल गया था कि रसीद ने उसकी पत्नी को बचाया है। इस घड़ी उसे केवल यही याद था कि रसीद उसकी बहन को उठा कर ले गया था। पुलिस की लारी तैयार हो गई। हिंदुस्तानी पुलिस के सिपाहियों ने आवाज़ दी, उधर जाने वाले हिंदू एक और हो जाएं, लारी तैयार है। रामचंद्र ने रसीद को बार बार अपने गले से लगाया, कहा, भाई तेरी बड़ी मेहरबानी, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रसीद की आंखें लाजो से वो बचाने के बाद भी लज्जित थीं। उसे पूरो को उठाकर भाग लाना याद आ रहा था, फिर भी उसे लग रहा था कि उसके सिर का कर्ज कुछ न कुछ हो रहा है। आवाज फिर आई, उधर जाने वाले हिंदू एक और हो जाएं। पूरो ने वह रेशमी जोड़ा और बेसन के लड्डुओं की गठरी लाजो के हाथ में थमा दी। लाजो को अपने गले से लगाया, फिर भाई से अंतिम बार मिलते हुए उसके गले से लिपट गई। पूरो पूरो का भाई केवल इतना कह सका, और उसने पूरो की बाह को कसकर पकड़ लिया। मेरी बात सुन, इस समय, पूरो के भाई ने कहा। पूरो अपने भाई की बात समझ गई। पूरो के मन में भी एक बार आया कि जो मैं इस समय कह दूं मैं एक हिंदू स्त्री हूँ, तो मुझे वह इन सब के साथ लारी में बिठा कर ले जाएंगे। मैं भी लौट सकती हूँ, मैं भी लाजो की तरह, देश की हजारों लड़कियों की तरह। पूरो की आंखों में आंसू भरा है। उसने धीरे से अपने भाई के हाथ से अपनी बाँह छुड़ा ली और परे खड़े हुए रसीद के पास जाकर अपने बच्चे को उठाकर अपने गले से लगा लिया। कहा, लाजो अपने घर लौट रही है, समझ लेना कि इसी में पूरो भी लौट आई। मेरे लिए अब यही जगह है।
रामचंद्र ने नतमस्तक हो पूरो के आगे हाथ जोड़े। शायद अंसर की कोई पीड़ा उसके होठों पर आकर जम गई थी। वह कुछ बोल ना सका। चाहे कोई लड़की हिंदू हो या मुसलमान, जो लड़की भी लौटकर अपने ठिकाने पहुंचती है, समझो कि उसी के साथ पूरो की आत्मा भी ठिकाने पहुंच गई। पूरो ने अपने मन में कहा और अपनी आंखों को धरती की ओर झुकाकर रामचंद्र को अंतिम प्रणाम किया। लारी चल पड़ी। खाली सड़क पर धूल उड़ने लगी।